लो बच्चों, आज मैं आपको स्टोरी शुरू करता हूं। स्ट्रक्चर्स इन सी। सी में स्ट्रक्चर क्या है, वहां से मैं अपनी आज का लेक्चर शुरू करूंगा और उसके बाद क्लासेस क्या हैं उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा। तो स्ट्रक्चर आपने सी में किए होंगे और स्ट्रक्चर से ही क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या उसमें हमने क्लासेस के अंदर एनहांसमेंट कर दी, स्ट्रक्चर को ही थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसको क्लास बोल दिया। तो मैं आज आपको इस लेक्चर के बारे में, इस टॉपिक पे अपना लेक्चर दूंगा। देखो, टाइप डेफ एक स्टेटमेंट है सी में। आपने देखा था इसको? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। टाइप डेफ एग्जिस्टिंग डाटा टाइप और न्यू नेम। क्लियर हुआ? टाइप डेफ एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप को एक नया नाम दे देती है। ठीक है, आप लिखते हो टाइप डेफ इकट्ठा लिखना है, ये सिंगल वर्ड है। टाइप डेफ इंट न्यू इंट। टाइप डेफ इंट न्यू इंट। इसके बाद क्या करोगे? मेन में जहां पर आप स्टेटमेंट लिखते थे इंट आई, वहां पर अब क्या लिख सकते हो? न्यू इंट आई। न्यू इंट आई। ठीक है, तो सिंपल जो वेरिएबल हैं आपके, इनके लिए हम टाइप डेफ स्टेटमेंट यूज नहीं करते। हम किस लिए नया नाम देंगे भाई? इंट चल ही रहा है तो इंट को मजे से चलाएंगे, फ्लोट चल रहा है फ्लोट को मजे से चलाएंगे। तो टाइप डेफ स्टेटमेंट का जहां यूज होता है वो होता है या तो एरेज में या स्ट्रक्चर्स में। एरे में आप नया नाम दे सकते हो, जैसे आपने कहा टाइप डेफ इंट, ये एरे दे दिया आपने इंट 10। अब ये एरे हो गया, इसको आपने, अच्छा हाँ ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने न्यू इंट का। ठीक है, अब ये न्यू इंट क्या बता रहा है? एक एरे ऑफ इंटीजर ऑफ साइज 10 के साइज का एरे इंटीजर्स का ये बता रहा है। यहां पर मैं अब न्यू इंट आई लिखूंगा। इंट आई लिखा तो सिर्फ आई सिंगल वेरिएबल क्रिएट होगा। न्यू इंट आई लिखा, आई को चलो मैं दोबारा नहीं लिख सकता, या ये अगर दूसरी स्टेटमेंट है इसको जे लिख देता हूं, तो क्या होगा? एक एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज 10 जिसका नाम जे है, और जे के आगे हम J0, J1, J2, J3 इंडेक्सिंग उसके बाद वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो खाली नाम जे लिखने से और ये न्यू इंट लिखने से एरे अपने आप क्रिएट हो जाएगा। किस टाइप का एरे क्रिएट होगा? इंटीजर टाइप का। कितना साइज होगा? 10 साइज होगा। ये आप प्रैक्टिकली अपना चेक करके देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको टाइप डेफ स्टेटमेंट समझाई है। अब मैं टाइप डेफ स्टेटमेंट का यूज करता हूं स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने में। मैं लिखता हूं
टाइप डेफ स्ट्रक्ट फ्लोट रियल फ्लोट इमेजिनरी। ये तो एग्जिस्टिंग टाइप हो गई और इसको नाम दे दिया मैंने कॉम्प टाइप कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं। टाइप डेफ स्टेटमेंट लगाऊंगा एग्जिस्टिंग टाइप। अब ये जो एग्जिस्टिंग टाइप है ये एक स्ट्रक्चर है। एरे था तो मैंने एरे यूज किया, सिंपल था तो सिंपल यूज किया, स्ट्रक्चर है तो मैं स्ट्रक्चर यूज करूंगा। एग्जिस्टिंग टाइप में स्ट्रक्चर का फ्रेम क्या है, स्ट्रक्चर का टेम्पलेट क्या है, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कि भाई इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, दो डाटा इनको बोलेंगे डाटा मेंबर्स, कि इस स्ट्रक्चर में दो डाटा मेंबर हैं। पहला डाटा मेंबर फ्लोट टाइप का है, उसका नाम रियल है। दूसरा डाटा मेंबर भी फ्लोट टाइप का है, उसका नाम इमेज है। और इस एग्जिस्टिंग डाटा टाइप का मैं एक नया नाम दे रहा हूं कॉम्प टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप, कॉम्प टाइप। अब मैं कॉम्प टाइप का यूज, ये मैंने डेफिनेशन कहाँ लिखनी है, मेन से ऊपर लिखनी है। ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ये पब्लिक डिक्लेरेशन है, ताकि सभी फंक्शन इसका यूज कर सकें। तो इसके बाद मैं मेन शुरू करता हूं। मेन में अब मैं कॉम्प टाइप अगर लिख देता हूं, कॉम्प टाइप C1, C2, तो C1 और C2 दो वेरिएबल जो कि स्ट्रक्चर टाइप के हैं, जिनका टेम्पलेट ये वाला है, वो मेरे क्रिएट हो जाएंगे मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। ये मेमोरी है और मेमोरी में ये C1 है, ये C2 है। इस C1 में एक डाटा मेंबर का नाम रियल है, एक का इमेज है। C2 में भी रियल है और इमेज है। ऐसा काम हो जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। अब मैंने अगर C1 के रियल को एक्सेस करना हो तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, C1 डॉट रियल इज इक्वल टू कोई वैल्यू 5.8, C1 डॉट इमेज इज इक्वल टू 0.06। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल होगी। अगर आप इस स्टेटमेंट को ये टाइप डेफ नहीं लगाना चाहते, ये कह रहे हो, टाइप डेफ लगा दिया, टाइप डेफ लगाने के बाद हाँ मैं समझा नहीं, कैसे, किस चीज को, पूरी स्टेटमेंट बताओ क्या बोल रहे हो। टाइप डेफ तो ये कर दिया मैंने, इस स्ट्रक्चर का एक नाम असाइन करवा दिया, कॉम्प टाइप नाम है इसका। हाँ जी,
कैसे लिखोगे? पूरा सिंटेक्स लिख के बताओ मुझे, तो मैं उसको बता पाऊंगा भाई आप क्या कहना चाह रहे हो। इसकी जगह पर इसको आपने नहीं लिखा, अब बताओ क्या लिखना है? स्ट्रक्ट से शुरू करूं? स्ट्रक्ट खाली स्ट्रक्ट लिख दो? इसको एक बार बंद करो, पॉज करो। चलो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टाइप डेफ। अब मैं आपको जो पॉइंट्स फोकस करने के लिए बता रहा हूँ, एम्फेसिस कर रहा हूँ, उन पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि इसी से फिर क्लासेस को हम समझ पाएंगे। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर बनाकर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिए। C1 स्ट्रक्चर है और C2 स्ट्रक्चर है। C1 स्ट्रक्चर के किसी डाटा मेंबर को एक्सेस करना हो तो डॉट ऑपरेटर लगाकर हम एक्सेस कर सकते हैं। ये एक्सेस देखो अब हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं इसको एक्सेस? जब मैं कहाँ पूछता हूँ तो आप कहाँ का मतलब आप कहोगे जी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आपने, और कहाँ कर रहे हैं? ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम में वो कौन सी जगह है, मतलब कौन से स्कोप में कर रहे हैं? मेन फंक्शन में। जब मैं ये पूछूं भी कहाँ कर रहे हैं, तो जिस फंक्शन में हम उसको वो स्टेटमेंट लिखी है या जहाँ पर उसको एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस स्टेटमेंट लिखी है, तो जिस फंक्शन में लिखी है तो आंसर क्या होगा कि अभी मेन में कर रहे हैं। मेन फंक्शन में कर रहे हैं तो मेन में, किसी दूसरे फंक्शन में हम करेंगे तो उस फंक्शन का नाम। अब इसको मैं इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ रहा हूँ कि ये जो मैं एक्सेस करने की स्टेटमेंट डॉट ऑपरेटर मैंने लगाया है, क्या ये स्टेटमेंट इस स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर है या बाहर है? ये मेंबर एक्सेस स्टेटमेंट उस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के अंदर है या उससे बाहर है? बताओ। ये स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट में भी ये है एक्सेस होने वाली स्टेटमेंट C.real। ये C1 के रियल नाम के डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है। ये जो कोड है, ये कोड इस स्ट्रक्चर के डेफिनेशन वाली बाउंड्री के अंदर है या उससे बाहर है? बोलो। अंदर कैसे है? उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाली बाउंड्री कौन सी है? हैं? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाली कौन सी करली? ये वाली। हाँ, ये वाली करली ब्रेसिस से उसकी स्ट्रक्चर की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है? यहाँ पे वो खत्म हो रही है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है। ये जो बॉडी है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर है ये। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूं, क्या ये वाली स्टेटमेंट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के अंदर है या उससे बाहर है?
बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है उस स्ट्रक्चर की पॉलिसीज, उस स्ट्रक्चर के रूल या पूरे कंपाइलर का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये कहता है कि आप स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर को स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। अगर किसी डाटा मेंबर को उसकी डिफाइन होने वाली बॉडी जो बाउंड्री है उसके बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है तो उसको हम पब्लिक मेंबर बोलते हैं। पब्लिक का मतलब कि भाई सब जनता का है, आप रोक नहीं सकते। आपने डिफाइन कर दिए, 2 डाटा मेंबर डिफाइन किए हैं, बस आपका काम खत्म। उसके बाद मैं उसको कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ, कहाँ बैठ के मैं उसका यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। और कहाँ का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं उसको उसकी डेफिनेशन वाला जो एरिया है, जो बाउंड्री है, उससे बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो पब्लिक मेंबर की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ऐसा डाटा मेंबर जिसको उसके डेफिनेशन एरिया के बाहर भी एक्सेस किया जा सके वो पब्लिक मेंबर कहलाएगा। सिंपल सी बात समझाई है मैंने, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे, सारे मेंबर पब्लिक होंगे। ये रियल ही नहीं, इमेज भी पब्लिक है। आप इमेज को भी एक्सेस कर लो, ये इमेज एक्सेस कर रखा है, आप डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस कर रहे हो, इसको एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस करने का मतलब वहां तक पहुंचना, हाथ डालना, उसके घर में हाथ डालना। मैं रियल के घर में हाथ डालूंगा, ये वैल्यू उसके घर में छोड़ूंगा 5.8, मेरे को रोक नहीं है, कोई मेरा आगे दरवाजा बंद नहीं मिलेगा मुझे कि भाई यहां पर नहीं आ सकता। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं बार बार इसीलिए इसको एम्फेसिस करके समझा रहा हूं क्योंकि क्लासेज में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। इतना ही मैंने इसमें समझाना था स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? जो स्ट्रक्चर में मेन चीज समझाने वाली थी वो यही थी कि स्ट्रक्चर के जो डाटा मेंबर हैं वो बाय डिफॉल्ट उनकी नेचर पब्लिक वाली है। उन मेंबर्स को उनके डेफिनेशन एरिया के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। और एक्सेस करने का मेथड क्या है? डॉट ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर लगाओगे, आप उस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसका नाम लिखोगे, उसके आगे डॉट ऑपरेटर लगाओगे और फिर जो डाटा मेंबर है उसका नाम लिख दोगे। डाटा मेंबर का नाम रियल है तो रियल लिख दोगे, इसके वाले डाटा मेंबर उठाने हैं तो C2 लिख दोगे, C2 डॉट रियल, C2 डॉट इमेज। समझ गए? स्ट्रक्चर C यहां पर खत्म हो जाती है। C लैंग्वेज का लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर की हमने क्वालिटी देख ली कि भाई स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर बाय नेचर पब्लिक हैं। उन मेंबर्स को उनकी डेफिनेशन के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका जो रिजल्ट निकला, अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कौन सी बात? पब्लिक होना। पब्लिक होना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? पब्लिक होने का नुकसान क्या है? सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी, सेफ्टी में सेंध लग रही है, सेंध लग रही है। कोई भी ऐरा गहरा नथो खैरा आएगा
और वेरिएबल का नाम लिखेगा C1 और डॉट लगा के उसके मेंबर को एक्सेस कर लेगा। तो डाटा सिक्योरिटी कहां रही, डाटा की सेफ्टी कहां रही? हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा ये डाटा सिक्योर रहे, सेफ रहे। इसको बोलते हैं डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग अगर पब्लिक होगा तो डाटा हाइडिंग नहीं है, डाटा हाइडिंग मिसिंग है। डाटा हाइडिंग मिसिंग। और हम चाह रहे हैं कि डाटा हाइडिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर डाटा हाइडिंग हो जाएगी तो क्या होगा? हमने मेन में C1 और C2 दो वेरिएबल क्रिएट किए कॉम्प टाइप के, कॉम्प टाइप C1, C2। अभी तक तो उनके अंदर वैल्यू भी नहीं लिखी, अभी तो क्रिएट ही किया है। और मैं डाटा सिक्योरिटी चाहता हूं, डाटा हाइडिंग चाहता हूं। अगर डाटा हाइडिंग हो जाएगी तो मैं तो उसमें हाथ डाल ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं हाथ डाल नहीं पाऊंगा तो भाई फिर मेरे को उसका लाभ क्या है? मैं उसमें वैल्यू भी स्टोर नहीं कर पाऊंगा, मौका आने पर, टाइम आने पर उसमें से वैल्यू को निकाल भी नहीं पाऊंगा, फिर उसका क्या फायदा है? फिर उसका क्या लाभ? ऐसी सिक्योरिटी का क्या लाभ कि जिसको बनाते ही ताला लगा के रख दिया, और यूज हम कुछ कर ना पाए उसका। तो अब मैं नेक्स्ट फैसिलिटी क्या चाहता हूं? डाटा सिक्योरिटी तो मुझे चाहिए, इसको तो मैं नहीं छोड़ना चाहता कि भाई कोई भी ऐरा गैरा नथ वगैरह उसमें हाथ ना डाल सके। डाटा सिक्योरिटी मुझे चाहिए, चाहिए तो भाई फिर उसके बाद मैं उसको एक्सेस कैसे करूंगा? अब एक्सेस करने के लिए मुझे इसकी बॉडी के अंदर, जब मैं इसको प्राइवेट कर दिया मैंने सारा, उसको प्राइवेट बोलते हैं। पब्लिक का मतलब कि एक्सेस किया जा सकता है, प्राइवेट का मतलब एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक्सेस नहीं किया जा सकता का मतलब समझो। एक्सेस नहीं किया जा सकने का मतलब ये नहीं है कि भाई उसको कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, उसको बाहर से कोई हाथ नहीं डाल सकता। बाहर का मतलब डेफिनेशन एरिया के बाहर, डेफिनेशन एरिया के बाहर, वो चाहे मेन हो चाहे आपका कोई और यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, लेकिन डेफिनेशन एरिया से बाहर है तो मतलब वो बाहर है, तो उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता। प्राइवेट मेंबर वो है जिसको बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, अंदर से तो एक्सेस हो जाएगा। तो अब इसके अंदर से ही उसको एक्सेस करवाना है। अगर मुझे डाटा सिक्योरिटी चाहिए, अगर मुझे डाटा सिक्योरिटी चाहिए तो मुझे इस डेफिनेशन के अंदर ही इनको एक्सेस करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से तो एक्सेस होंगे नहीं। एक बार सिक्योर हो गए तो बाहर से एक्सेस नहीं होंगे, अंदर से ही एक्सेस होंगे। सिंपल सी बात समझा रहा हूं। अब जो C++ में क्लास है वो हमें ये दोनों सर्विस दे देती है कि भाई वो हमारे डाटा को सिक्योर भी कर देगी। सिक्योर करने का मतलब बाहर से उसको हाथ नहीं डाल सकेंगे, लेकिन उसकी यूजेबिलिटी बनी रहे, उसका लाभ बना रहे, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। तो उसका लाभ बना रहे इसके लिए
इस डेफिनेशन के अंदर ही हमें ऐसी सर्विसेज दे देगी कि हम इनको एक्सेस कर पाएंगे उन सर्विसेज के थ्रू हम इन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन वो जो एक्सेसिंग होगी वो टेक्निकली इस डेफिनेशन एरिया के अंदर ही होगी। लेकिन हमारा काम बन जाएगा। हमारा काम कैसे बनेगा भाई? हमने यहाँ पे C1 की रियल डाटा मेंबर को वैल्यू देनी थी, तो हम सीधा हाथ तो डाल नहीं सकते, मेन में तो वो प्राइवेट है, हमारा हाथ वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, दीवार अड़ी हुई है। तो लेकिन इसके पास एक सर्विस है इसी डेफिनेशन के अंदर, हम उस सर्विस को कहेंगे कि भाई ये वैल्यू है और इस डाटा मेंबर के पास पहुंचानी है, तो पहुंचा दे भाई। तो वो जो सर्विस होगी वो, क्योंकि वो डेफिनेशन के अंदर है वो सर्विस, तो वो तो उसके ऊपर हाथ डाल सकती है, तो वो सर्विस हमारा वो काम कर देगी। एक दूसरी सर्विस हम बना लेंगे कि भाई इसकी वैल्यू जरा देख के बताना भाई, क्या स्टोर किया था यहाँ, मैं तो देख नहीं सकता। तो वो सर्विस हमें वो वैल्यू देख के बता देगी। मतलब हम डायरेक्ट जो है इन मेंबर को हाथ नहीं डाल पाएंगे, लेकिन सर्विसेज हम बनाएंगे जिन सर्विसेज की मदद से हम इन डाटा मेंबर्स तक पहुंच सकेंगे। लेकिन वो रूट जो है ना सर्विस के थ्रू होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। और सर्विस क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है उनकी कोडिंग, इसलिए वो इनके ऊपर हाथ डाल सकती हैं। तो इसकी इज्जत भी रह गई कि भाई मेरे जो बाउंड्री है उसके अंदर से तो आप कोई बात नहीं इसमें हाथ डाल लो, लेकिन इसके बाहर से आप हाथ नहीं डाल सकते। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये मैं क्लासेज में कैसे पूरे हो रहे हैं अब मैं आपको क्लास समझा देता हूँ। अच्छा, अगला लेक्चर हो गया क्या? चलो करो बंद, फिर कल बताऊंगा।